हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज का लेक्चर ये किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का टॉपिक है। अब तक इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, कि ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से हमने ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा, बहुत उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े। उसके बाद से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ा, जिसमें वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उसके बाद से ये प्रकाश का ये प्रकीर्णन, ये सब टॉपिक्स पढ़े। मतलब अब तक जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो किसी समतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन का टॉपिक पढ़े हुए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कैसे होता है, कुछ फार्मूले आएंगे, ठीक है, बहुत कुछ फार्मूले आएंगे, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम हेडिंग भी लिखे हुए हैं यहां पर, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक। अब देखिए, ये जो गोलीय पृष्ठ होगा वह दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। कैसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि इधर से मैं प्रकाश की किरण को लेकर के जा रहा हूं, ठीक है, इधर से ऐसे यहां पर टार्च जलाया या यहां पर सूर्य है, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है और यहां पर कोई अपवर्तक तल है, ठीक है। देखिए अपवर्तक तल, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये कांच है, यह क्या है भाई, ये कांच है, ये वायु है और ये क्या है भाई, ये कांच है, ठीक। तो वायु से कांच में जा रही है प्रकाश की किरण, ठीक है। देखिए ऐसे जा रही है, तो जब जा रही है वायु से कांच में, ये कांच है, तो वो किसी अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ी है ना, इस अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ी है, फिर इधर उधर कहीं मुड़ेगी भाई, अपवर्तन होगा। तो जिस अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ी है वह अपवर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है, तो जब धंसा हुआ है तो इसको कहेंगे अवतल पृष्ठ। क्या कहेंगे, अवतल पृष्ठ कहेंगे। लेकिन ऐसा हो, अगर ये धंसा हुआ हो तो अवतल पृष्ठ हो गया, लेकिन ऐसा हो कि भाई ये ऐसा हो, इस प्रकार से हो, देखिए इस प्रकार से उठा हुआ हो, ठीक है, ये कांच है, ठीक है। अब देखिए ये प्रकाश की किरण जा रही है और किस अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ी है, जो उठा हुआ है, तो इसे कहेंगे उत्तल पृष्ठ। क्या कहेंगे, उत्तल पृष्ठ। तो अवतल, ठीक है, पृष्ठ, ठीक है, और ये क्या होता है, उत्तल पृष्ठ। आप समझ गए होंगे, समझ में आया, उत्तल पृष्ठ। तो भाई ये गोलीय है, गोली देखिए, गोली दो प्रकार का हो सकता है, मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया। देखिए ये ऐसे, ये गोली है ना, इसको पूरा ऐसे करिए तो गोला बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। या अगर ऐसे ही है जैसे ये है, तो फिर ऐसे करेंगे तो गोला जैसा नहीं बन जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो भाई गोलीय जो पृष्ठ है, ठीक है, वक्राकार पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ, वह दो प्रकार का हो सकता है। क्या होगा, एक अवतल पृष्ठ और एक क्या होगा, ये उत्तल पृष्ठ। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र देखेंगे, मतलब अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन कराएंगे, फिर देखेंगे क्या कुल होता है। उसके बाद से उत्तल पर भी हम ये देखेंगे, समझ में ये सब चीजें। तो हमारा हेडिंग क्या है, देखिए, ठीक है, ये अवतल, ये गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, देखेंगे। अब वह दो प्रकार का गोली पृष्ठ हो सकता है, एक अवतल और एक उत्तल। तो हमने पहला यहां पर फर्स्ट क्या है, अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। जब अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन होता है तो उस स्थिति में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक, उस गोली पृष्ठ के ये वक्रता, त्रिज्या, इन सभी के बीच कुछ संबंध होता है। उन सभी को हम लोग को उस संबंध की स्थापना करनी है। आसान है, थोड़ा सा बड़ा जैसे तो होगा ये डेरिवेशन, लेकिन आसान है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से एकदम है, ठीक है, एकदम आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमको अवतल पृष्ठ ड्रा करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि चलिए एक मैं ये अवतल पृष्ठ खींच रहा हूं, समझ में आया, ठीक है। देखिए ये एक अवतल पृष्ठ हमने खींच लिया, ठीक। देखिए ये जो मैं ये बनाया हुआ हूं, ये इतना, ये कांच है, यह क्या है भाई, ये कांच है, समझ में आया।
ठीक है। ये जो इतना ये जो मैं बनाया हुआ हूं यह क्या है भाई, कांच है। चलिए यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, ये कांच है। कांच का मतलब कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कांच। अच्छा इधर ये जो है यह वायु है, यह क्या है भाई, वायु है। तो चलिए मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, कहां पर लिख दूं, ठीक है, यहीं पर लिख दूं, यहां पर नहीं लिखूंगा, ठीक है, यहां पर लिखूंगा, ठीक है, ये वायु है। समझ में आ गया, यह कांच है और यह क्या है भाई, वायु है। और ये इस कांच का अपवर्तक पृष्ठ है। देखिए ये अब क्या है भाई, अपवर्तक पृष्ठ है। कोई डाउट, समझ में आ गया, ठीक। इस अपवर्तक पृष्ठ का आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, एस, ठीक है, एस डैश, एस एस डैश, यह क्या अपवर्तक पृष्ठ का क्या है, ये नाम दे सकते हैं। और यह अपवर्तक पृष्ठ देखिए ये धंसा हुआ है, अभी कोई दिक्कत नहीं, और भी डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। अब बात आती है ये कि ये वायु है और ये क्या है भाई, ये कांच है, दो माध्यम है, यह वायु और ये कांच, ठीक है। अगर हम आपसे कहूं कि वायु और कांच में कौन विरल कौन सघन, तो वायु क्या है, विरल है। क्या है भाई, विरल है। समझ में आ गया। और ये क्या है भाई, ये सघन है, सघन। समझ में आ गया। अच्छा इसको अब माध्यम हमको मानना पड़ेगा, वो सब बाद वाली बात है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो गोली पृष्ठ है इसका पहले हम ध्रुव देखेंगे। तो इस गोली पृष्ठ का जैसे कि दर्पण में मैंने आपको बताया है, दर्पण में उसी प्रकार से सब एकदम चीज समझ लेना है। ये अपवर्तक पृष्ठ का एकदम मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये ध्रुव हो जाएगा, जिसको किससे डिनोट करते हैं, पी से, हमने कैपिटल पी से डिनोट कर दिया, ठीक। अब यह जो गोलीय अवतल पृष्ठ है, यह जिस कांच के गोले से काट करके बना होगा, समझिए, अगर इसको आप गोला बनाएंगे, गोले का मतलब कि फुटबॉल वॉलीबॉल जैसा अगर इसको बनाएंगे, समझिए, तो भाई देखिए बनाएंगे इसको, समझिए, तो भाई इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं केंद्र होगा, यहां पर केंद्र होगा। यह जो होगा इसका क्या कहलाएगा, इस गोली अवतल पृष्ठ का ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर होगा, है कि नहीं, समझ में आया, ठीक। ये सी हो जाएगा। अब ये इसका वक्रता केंद्र, इस अवतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र और ये ध्रुव के बीच की दूरी, इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी। समझ में आया। लेकिन चूंकि जगह कम है, ठीक है, इसलिए ठीक है, ये जो सी है, सी, इस सी को मैं यहां मान ले रहा हूं, ठीक है, ये सी है, समझ में, ये वक्रता केंद्र है, ठीक। क्योंकि जगह कम है, समझाना है हमको चीजें, तो इस अवतल पृष्ठ का यह सी, यह क्या है, ये वक्रता केंद्र है, सी। समझ में आ गया। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा उसकी क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। तो ये इसका मैं अक्ष बना लूंगा, देखिए अक्ष बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये अक्ष बन गया, ठीक। थोड़ा सा सीधा नहीं है लेकिन इसको स्ट्रेट कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये जो मैं लाइनिंग, ये डैश 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 ऐसे मैं किया हूं, समझ में आ गया। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे, ये हमारे पास एक अवतल पृष्ठ हो गया, देखिए अवतल पृष्ठ, उसका ये ध्रुव हो गया, और इस अवतल पृष्ठ का ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, वक्रता केंद्र, ठीक। अब ये उसका अक्ष हो गया, नाम भी दे देता हूं, एक्स, एक्स डैश, ये क्या है, इसका ये इसके मुख्य अक्ष का नाम है, बस, और कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ऐसे प्रकाश की किरण लेकर के जाएंगे, इसमें अपवर्तन कराएंगे, ठीक है। तो चलिए लेकर के चलते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इस ये जो अवतल पृष्ठ है, इसके मुख्य अक्ष पर हम कोई बिंदु वस्तु रख देते हैं। ये देखिए ये बिंदु वस्तु है, बिंदु वस्तु, वस्तु को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से, बिंदु वस्तुओं। अगर यहां पर बिंदु वस्तुओं रखेंगे तो यहां से प्रकाश की किरण इस पर जाएगी, मतलब इसका हमको प्रतिबिंब बनाना है इस अवतल पृष्ठ के द्वारा, ठीक है, अपवर्तन करा करके, ठीक है। तो यहां से हम वस्तु, यहां पर बिंदु वस्तु रखेंगे, यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, अपवर्तित होगी, फिर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखते हैं, तो भाई इस बिंदु वस्तु ओ से प्रकाश की किरण इस पर जाएगी, इस अवतल पृष्ठ पर पड़ेगी, देखिए, तो ये ऐसे ऐसे जाएगी। चलिए तो हम इसको लेकर के चले जाते हैं, ठीक। एक सेकेंड, टेढ़ा ना हो जाए,
तो यहां से ऐसे प्रकाश की किरण ये जा रही है, देखिए ये ऐसे प्रकाश की किरण गई, ठीक, समझ रहे हैं। देखिए इस बिंदु वस्तु O से प्रकाश की किरण जा रही है, किसमें से, वायु में से। देखिए अब वायु में से जा रही है, किस में जा रही है, इस कांच में जा रही है, कांच में जा रही है ना, तो जाएगी तो फिर उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा। किसमें से, विरल से वो सघन में जा रही है, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। यहां पर अभिलंब कैसे खींचेंगे, ये आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु से अपवर्तक तल के लंबवत खींचेंगे तो वही अभिलंब होगा। और मैंने आपको बताया है कि अगर गोली पृष्ठ है तो उसके आपतन बिंदु से उस गोली पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र है उसको खींच लेंगे तो वही उसका क्या बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा। समझ में आ गया। तो ये अभिलंब, इसको थोड़ा सा पीछे में कर ले रहा हूं, ये अभिलंब हो गया, समझ में आ गया, अभिलंब हो गया। वैसे तो इसको सीधे ऐसे चले जाना चाहिए, ऐसे चले जाना चाहिए, जाएगा लेकिन नहीं ना जाएगा, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो अभिलंब की ओर झुकेगा, थोड़ा सा उधर हो जाएगा, वो ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं, देख रहे हैं, ऐसे, समझ में आया, उधर जाएगा, ठीक। अभिलंब की ओर क्या हो गया, झुक गया, ये जो अभिलंब है। चलिए इस अभिलंब का मैं नाम दे रहा हूं N, ठीक है, जो ऊपर वाला है, समझ में आ गया। ये जो आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु का मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल यम, ये कैपिटल यम है, ये आपतन बिंदु का, समझ में आ गया, ठीक। अब ये जो ये अपवर्तित किरण है, इसका भी नाम हमको कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए टी में नाम दे लेता हूं, टी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो ये जो अपवर्तित किरण है, देखिए ये अपवर्तित किरण, ठीक है, और ये बिंदु वस्तु O से ये वक्रता केंद्र को जाने वाली किरण, देखिए ये अपवर्तित किरण और बिंदु ये वस्तु से वे वक्रता केंद्र को जाने वाली किरण एक दूसरे को जहां पर काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहां से ये वस्तु से और वक्रता केंद्र को ऐसे किरण जा रही है, देखिए ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक, इधर जा रही है और वो उधर जा रहा है, ये अपवर्तित किरण, ये एक दूसरे को उधर कहीं मिलेंगे ही नहीं, दूर होते हुए जा रहे हैं, ठीक। अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए, जैसे इसको अगर पीछे बढ़ाया जाए ऐसे, देखिए ये अपवर्तित वाली को, ठीक है, अगर ये पीछे बढ़ाया जाए ऐसे तो वो कहां पर काटेगी, ये वाली, देखिए वस्तु से वक्रता केंद्र वाली और ये अपवर्तित वाली एक दूसरे को यहां पर आभासी रूप से ये काटेंगे, ठीक है। और यहीं पर जहां पर ये दोनों काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर प्रतिबिंब क्या हो गया, बन गया। प्रतिबिंब को आई से डिनोट करते, कैपिटल आई से, तो हमने यहां पर बना दिया। कोई डाउट, समझ में आ गया, ठीक ठीक। अब देखिए इधर अब हमको नाम देना है, ये वस्तु है, यह प्रतिबिंब है उसका, ठीक है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये क्या है भाई, ये ध्रुव है, ठीक। अब आप जानते होंगे हमने आपको दर्पण वाले में बताया हुआ है, ठीक है, दो चीजें कि भाई ये वस्तु की दूरी को u से, स्मॉल u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से, ये वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से, और चिन्ह परिपाटी भी मैं बताया हूं कि चिन्ह परिपाटी में किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे, ये सब चीजें हमने आपको बताया है, ठीक है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हुए तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप उसको जरूर देख लें, ठीक है। वो दर्पण, ठीक है, ये गोली पृष्ठ पर प्रकाश के परावर्तन वाले में, ठीक है, मैंने ये सब चीजें आपको बताया हुआ है, ठीक है, चिन्ह परिपाटी करके, तो वो आप देख लें, ठीक। तो आपको चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी शायद, ठीक। मैंने जैसे भी उसमें बताने का प्रयास किया है, आई होप आप समझ लेंगे, ठीक। तो देखिए, तो ये अब बात आती है कि इन सबों का नामांकन करना है। पहले देखिए, ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, ठीक, वक्रता त्रिज्या, ठीक। तो हमने इसको वक्रता त्रिज्या R लिख दिया। लेकिन अब बात आती है ये कि ये देखिए इधर से ही प्रकाश किरण जा रही है और ये ध्रुव हो गया, ध्रुव पर ही y अक्ष बनेगा, मतलब ध्रुव के इधर वाला, इधर से ही प्रकाश की किरण जा रही, तो ध्रुव के इधर वाले जो भी दूरियां होंगी वो सब ऋणात्मक होंगी, तो ये R क्या होगा, ऋणात्मक, तो हमने ऋण में लिख दिया। अब ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, v से, तो मैंने v से क्या कर दिया, ठीक है। ये भी क्या होगा, माइनस में, माइनस लिख दिया, ठीक है। ये O और P, ये वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल u से, तो u से हमने क्या कर दिया, यहां पर कर दिया, समझ में आ गया। अब ये क्या है,
ये भी माइनस में होगा, ये माइनस में तो ऑलरेडी ये होता ही है, ठीक है, माइनस में हमने कर दिया। ठीक, अब यहां पर बात आती है कि यहां पर जब अपवर्तन हो गया, ठीक, प्रकाश की किरण इधर गई, अपवर्तन हुआ, ठीक, तो अब देखिए यहां पर पहला माध्यम कौन होता है, अपवर्तन हो रहा है, तो जिसमें से प्रकाश की किरण जाती है वह माध्यम 1 होता है। क्या होता है, माध्यम 1। तो यहां पर हम लिख लेंगे माध्यम 1, ठीक है, और इस माध्यम के अपवर्तनांक को हम मान ले रहे हैं n1। क्या मान ले रहे हैं, n1, भले वायु हो या कुछ कोई भी माध्यम हो सकता है यहां पर, ठीक है, जिसमें से जा रही है। और ये जो है सघन वाला माध्यम, यह माध्यम 2 है। क्या है भाई, ये माध्यम 2। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं माध्यम 2, और इसका अपवर्तनांक क्या मैं ले रहा हूं, n2। इसका अपवर्तनांक क्या ले रहा हूं, n2। समझ में आ गया। अब देखिए समझिए, ये आपतित किरण है, देखिए ये आपतित किरण और ये अभिलंब, ठीक है, देखिए अपवर्तन यहां पर हो रहा है, तो आपतित किरण और ये अभिलंब, ठीक है, आपतित किरण ओ यम, ये यम है, छोटा सा है अगर, तो मैं इसको बड़ा लिख दे रहा हूं, ठीक है, रुक जाइए 1 सेकेंड, ये यम है यहां पर, ये यम, तो यम यहां पर मैं कैपिटल लिख दे रहा हूं, ठीक, यम, तो ओयम, ठीक है, ये बिंदु यम है, आपतन बिंदु। तो ये जो ओयम है ये आपतित किरण, और अभिलंब कौन है भाई, ये सी है, सीयम। सीयम जो है वह क्या है, ये अभिलंब है, जो कि उधर भी गया है ये यन के रूप में, ठीक है, वो भी। तो भाई आपतित किरण और ये अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वह क्या होता है, आपतन कोण आई होता है। तो ये टोटल का टोटल, ये बड़ा वाला ओ यम सी, ओ यम सी, ये जो है, ये जो कोण है वह क्या है, ये आपतन कोण आई है। समझ में आ गया। तो मैं यहां पर लिख ले रहा हूं आपतन कोण आई, कैपिटल आई। समझ में आ गया, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहां पर अपवर्तन कोण देखिए, तो ये अपवर्तित किरण है, ये यम टी अपवर्तित किरण है, ठीक है, और ये अभिलंब क्या है, एमएन अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा ये यहां पर देखिए, मतलब टी यम यन अपवर्तन कोण हो जाएगा, जिसको स्मॉल आर से हम डिनोट करेंगे। अब आप थोड़ा सा देखें, अगर ये आर है तो यहां पर ये जो कोण दिख रहा है ये वाला कोण, मतलब कि ठीक है, ये CMI, ठीक है, ये इसका आर का ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी हो जाएगा आर। समझ में आ गया, ये भी हो जाएगा आर। आप समझ गए, ठीक। अब इसके बाद से ये जो यम है आपतन, यहाँ ये आपतन बिंदु, यहां से हम इसके मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं, हमको इसका काम पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लंब डाल देते हैं और इसका हम कुछ नाम रख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम ए, ठीक है, यम ए, तो इसमें कहीं डिनोट किए कहीं, चलिए MNOPQR STU, ठीक है, इसको क्यू MQ यहां पर मैं नाम दे ले रहा हूं, ठीक है, ये यम क्यू। समझ में आ गया। ये जो यम क्यू है यह इसके मुख्य अक्ष पर क्या है भाई, ये लंब है एकदम, ठीक है, ये 90 अंश का कोण, ये लंब है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी चीजें आपको फिलहाल जाननी है, और भी कुछ, ठीक है, समझ में आ गया इतना। मतलब आई क्या है, ये आई आपतन कोण, ये आर है, आर का शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी हो जाएगा आर, ठीक है। हमने एक इसमें कंस्ट्रक्शन किया, ये एम से इसके मुख्य अक्ष पर लंब हमने डाल दिया, जो कि एम क्यू है, जो इसके मुख्य अक्ष पर लंब है। समझ में आ गया। यह बिंदु पी जो कि उसका ध्रुव है, ठीक। अब हमको और भी थोड़ा सा कुछ मानना पड़ेगा, जैसे ये जो है ये मुख्य अक्ष इस आपतन, ये आपतित वाली किरण के साथ जो कोण बना रहा है उसको मैं मान लूंगा अल्फा। ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वाला जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण मतलब प्रतिबिंब जहां पर बन रहा है वो मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है उसको मैं मान लूंगा बीटा, ठीक है। और ये क्या नाम है इसका, वक्रता केंद्र वाला, मतलब ये जो ये अभिलंब वाला ये मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है इसको मैं मान लूंगा गामा। समझ में आ गया, गामा। कोई दिक्कत। इतना अगर आप मान लेते हैं, और ये सब चीजें यू भी, ये आर क्या है, ये सब आई आर, ये सब चीजें क्या हैं, अगर आप ये जान जाते हैं तो फिर डेरिवेशंस में कुछ नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिस्टमेटिक है। चलिए डेरिवेशन को करते हैं, ठीक।
अगर इसको आप समझ जाते हैं तो जब मैं उत्तल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताऊंगा तो वो आपको एकदम जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, उसको बताने में हमको कम टाइम लगेगा। दूसरी बात ये है कि हमारा है अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। वो जो अपवर्तन का सूत्र आएगा वह पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक n1, दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक n2, ये वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और ये वक्रता त्रिज्या r, इन पांचों के बीच में वो संबंध होगा। n1 n2 u v r, इन पांचों के बीच में क्या होगा, वो संबंध होगा। ठीक है, मतलब कि जब गोली पृष्ठ पर प्रकाश की किरण जाती है, अपवर्तित होती है, ठीक है, तो सब क्या अपवर्तन होता है, तो क्या फार्मूला होता है उस अपवर्तन का, वही हमको सूत्र निकालना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी का उपयोग करके हम लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला उपयोग करें, निकालेंगे, बहुत कुछ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, एकदम आसान। ठीक, तो सबसे पहले हमको मानना है, ठीक है, मानना क्या है, जो हम माने हुए हैं उसको लिख लेना है। ठीक, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो आई है कोण, ये आई कौन है, तो कोण OMC, ठीक है, बराबर कितना है, R। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन द फिगर, समझ में आ गया, इन द फिगर कोण क्या है भाई, OM और ये C बराबर क्या है, ये I, कोण I है, समझ में आ गया। आई केवल मैं आई लिख रहा हूं, और आर क्या है भाई, यही वाला आर है जिसको यहां पे मैं मान ले रहा हूं, दोनों को। चलिए, तो यहां पर नहीं, वो आप समझ गए हैं, चलिए लिख भी लेता हूं, कोण TMN, कोण TMN किसके बराबर होगा, देखिए कोण TMN बराबर कौन सा कोण, इसका शीर्षा विमुख कोण, वेटेक्स अपोजिट एंगल, कौन, कोण, ठीक है, यह IMC ये वाला होगा, जो कि किसके, मतलब कोण IMC, ठीक है, बराबर क्या है, वो R है, वही अपवर्तन कोण है। ठीक है, यही R है। ठीक, ये है। दूसरी बात ये है, ठीक है, कि ये बताइए कि CP बराबर कितना। ठीक है, यहां पर मैं कहूं कि CP बराबर कितना भाई, R माइनस की प्लस माइनस। ठीक है, IP बराबर कितना, IP के जगह पर, ठीक है, ये तो यहां पर लिख लीजिए IP बराबर कितना, ये माइनस भी, माइनस में है कि नहीं, और ये OP बराबर कितना बताइए, OP बराबर कितना, ठीक है, माइनस U, समझ में आ गया। ठीक है, R ये समझ ही रहे, वक्रता त्रिज्या है, V क्या है भाई, वस्तु की दूरी, और ये क्या है भाई U, ये भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है, वस्तु की दूरी। ये सब चीजें आप समझ रहे हैं। ठीक, और नहीं तो फिर यहां पर लिख भी लेंगे। ठीक है, यहां पर आप लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, इन सभी को चीजें, जैसे ये इसको क्या लिखेंगे, आपतन कोण लिख लेंगे कि नहीं। ठीक, और इसको क्या लिखेंगे, अपवर्तन कोण, इसको क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या, इसको क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, ये इसको क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी। इतना आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद, ठीक है, अब देखिए, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एकदम आसान, इतना अगर आप कर लिए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, बस क्या है, देख लीजिए, आसान एकदम। थोड़ा सा देखिए, अगर त्रिभुज देखिए, त्रिभुज O, ठीक है, CM, ठीक है, त्रिभुज OCM, इसको देखिए। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा बाहर बना करके दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए, ऐसे है वो, ठीक, ऐसे है वो, समझ में आ गया। ठीक, ये O है, ये C है, और ये M है, ये यही है, ये है अल्फा, ये है गामा, और ये है आई। यह क्या है भाई, आई है, देख लीजिए, ये अल्फा है, ये गामा है, और ये टोटल कितना है, ये आई है, समझ में। OCM बड़ा वाला त्रिभुज में ले रहा हूं, तो देखिए यह बहिष कोण है, ये जो गामा है यह क्या है, बहिष कोण है। तो जब ये बहिष कोण है तो किसी भी त्रिभुज के बहिष कोण किसके बराबर होता है, सामने के जो दोनों कोण है उसके योग के बराबर होता है कि नहीं। तो तुरंत यहां पर आप लिख सकते हैं गामा बराबर आई प्लस अल्फा, नहीं लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे इन द, ठीक है, इन त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज किसमें भाई, या त्रिभुज कौन, त्रिभुज कौन भाई, ठीक है, OCM में, एकदम डायरेक्ट त्रिभुज OCM में।
ठीक, त्रिभुज OCM में डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहा हूं, ये बहिष्कोण है तो यह अल्फा आई और ये मतलब ये गामा आई और अल्फा के बराबर होगा। नहीं लिख सकता हूं? है, लिख सकता हूं कि नहीं? मतलब कि भाई गामा बराबर आई प्लस अल्फा, लिख सकता हूं कि नहीं? बढ़िया से लिख लूं थोड़ा बड़ा, गामा बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, ये आई प्लस अल्फा हो जाएगा। अगर मैं आई बराबर लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा? अल्फा इधर हो जाएगा तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। आई बराबर कितना हो जाएगा? गामा माइनस अल्फा। तो या आई बराबर कितना? या आई बराबर गामा माइनस अल्फा। समीकरण नंबर 1 इसको क्या कर लीजिए? बना लीजिए। ठीक, आई का मान आपको मिल गया। उसी प्रकार अगर मैं छोटा वाला त्रिभुज लेना चाहूं, देखिए आई का मान मिल गया। ठीक, हमको इसकी आवश्यकता है, मैं अभी बताऊंगा क्यों आवश्यकता है। ठीक, अब देखिए त्रिभुज, ठीक है, ICM, ये छोटा वाला त्रिभुज देखिए, जिसमें एक बीटा है, ये गामा है और दूसरा ये आर है। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा मिटाऊं, अगर यहां पर नीचे बनाने के लिए अगर नीचे मैं बनाऊं, ठीक है, ऐसे हैं सब। ठीक है, तो ये बेचारा ये C है, समझ में आ गया, ये यम है और ये आई है, ये जो है ये बीटा है। ठीक, और ये क्या है? ये आर है। ठीक है, यही अपवर्तन कोण वाला ये आर है, इसका शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, ये आर है और ये क्या है भाई? ये गामा है। ठीक, फिर आप देखें इस त्रिभुज में तो भाई ये गामा बहिष्कोण यह आर और बीटा के क्या होगा? बराबर होगा। किस त्रिभुज में? ICM त्रिभुज में ये जो बहिष्कोण गामा है वो आर और बीटा के बराबर होगा। होगा कि नहीं? समझ रहे हैं? तो इसको हम यहां पर निकाल सकते हैं, यहां पर लिखेंगे। ठीक है, क्या एकदम समझ रहे होंगे आप? लिखेंगे त्रिभुज, फिर से कौन सा त्रिभुज? ICM में, त्रिभुज ICM में, त्रिभुज ICM में क्या? एकदम डायरेक्ट। ठीक है, गामा बराबर बताइए, गामा बराबर क्या? ठीक है, आर प्लस बीटा। क्या लिख सकते हैं? ये आर प्लस बीटा। समझ रहे हैं? ये गामा बराबर आर प्लस बीटा। लेकिन अगर आर बराबर लिखना चाहूं या आर बराबर, तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा बताइए? ये गामा माइनस बीटा। समीकरण नंबर 2 क्या बना लूंगा? समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये बताइए कि यहां पर अपवर्तन हो रहा है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R। ठीक है, n1 पता है, n2 पता है, I पता हो गया, R पता हो गया, I पता हो गया, R पता हो गया। समीकरण 1 2 से तो यहां पर हम स्नेल का नियम लगा सकते हैं कि नहीं? अपवर्तन हो रहा है तो इसीलिए हम I और R का मान उन दोनों त्रिभुजों की सहायता से निकाल रहे थे और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए देखते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट एकदम तुरंत, अतः स्नेल के नियम से। ठीक है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है भाई? थोड़ा सा बताइए। होता है साइन आई अपान साइन आर, होता है कि नहीं? बराबर क्या होता है? ठीक है, n2 अपान n1। नहीं समझ में आया? चलिए, तो साइन आई अपन साइन आर बराबर कितना? 1n2, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, जो कि 1n2 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? ठीक है, n2 अपान n1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? आप जानते हैं। ठीक, तो 1n2। ठीक, तो अब देखिए इसको अगर इसको आप इतना ऐसे ही रहने दें, ठीक है, इसको रहने का क्या मतलब है? ठीक है, देखिए इसको ऐसे ही एकदम साइन आई अपान ये साइन आर बराबर ये n2 अपान n1, ऐसे ही रहने दीजिए, n2 अपान n1। ठीक, ऐसे इसको रहने दीजिए। ठीक, बल्कि इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या चलिए समीकरण नंबर नहीं, कुछ मत बनाइए, झूठे में एक समीकरण नंबर बढ़ जाएगा। थोड़ा सा देखिए, ये जो इतना बड़ा ये जो अपवर्तक पृष्ठ दिख रहा है, ये इतना बड़ा अपवर्तक पृष्ठ होता नहीं है। सामान्यतः हम लोग जो भी लेंस बनाते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बड़ी छोटा होता है, इसीलिए ये जो डेरिवेशन होता है छोटे पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ को मान करके ये किया जाता है। ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा अपवर्तक पृष्ठ है, इतना। ठीक है, तो इसमें अगर प्रकाश की किरण आएगी, अपवर्तन होगा, तो ये आई, ये आर, ये अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्या होंगे? एकदम छोटे कोण होंगे।
ठीक है। और ये होते ही हैं, ये आई, ये आर, ये अल्फा, बीटा, गामा, ये बहुत छोटे कोण होंगे। और ये जो यम होगा, यह यम इससे इतना दूर दिख रहा है ना, वो बहुत नजदीक होगा एकदम। ये पी और यम एक ही लगभग होंगे सब, ठीक है। ये पी और यम एकदम एक ही पास होंगे, समझ में आया। तो वो हम आगे बताएंगे, लिखेंगे यहां पर, ठीक है। चूंकि, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ का द्वारक कह लीजिए, ठीक है, बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत, ठीक है, छोटा होता है, ठीक है। अतः आप कहेंगे कि ये आई और आर क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। नहीं समझ में आया, ठीक है। अतः डायरेक्ट एकदम ये कोण आई तथा ये आर बहुत छोटे होंगे, ठीक है, या होते हैं, समझ में आया। अतः अगर यह बहुत छोटे हैं, ये आई और आर बहुत छोटे हैं, अतः अगर ये रेडियन में है तो आप समझ रहे हैं कि साइन आई अगर ये रेडियन में है, बहुत छोटे हैं, तो खुद उसका साइन लेने पर भी उसका मान कितना होगा, वो लगभग आई के बराबर होगा, ठीक है। और यह साइन आर, ठीक है, इस साइन आर का मान, आर का साइन लेने पर भी उसका मान कितना होगा, वो आर के ही बराबर होगा, ठीक है। अतः बताइए, चूंकि बहुत छोटे हैं आई और आर, तो साइन आई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, केवल आई, ठीक है। साइन आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, केवल आर। अतः, ठीक है, ये, ठीक है, उपरोक्त समीकरण से, ठीक है, उपरोक्त, ठीक है, समीकरण से आपको क्या पता चला, साइन आई के जगह पर केवल आई लिखना है, तो यहां पर आई हमने लिख दिया, अपान साइन आर के जगह पर केवल आर लिखना है, आर, ठीक है, बराबर उधर कितना है, n2 अपान ये n1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है, आई का n1 में और आर का n2 में गुणा कर लीजिए। तो जब आप गुणा करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए, हमने इसको मिटा दिया है और थोड़ा सा अब यहां से फिर से लिखना शुरू करूंगा कि इस बार एकदम क्वेश्चन, ये जो डेरिवेशन है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बांट ले रहा हूं, ठीक है, ठीक। तो यहां से मैंने यहां पर अभी लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था भाई, आप जान गए होंगे, ठीक है, कि यहां पर था आई अपान आर बराबर n2 अपान n1, यहां पर था ना, ठीक। तो अब इसके बाद से हमको क्या करना था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, n1 का इसमें i में और r का n2 में। तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा n1 i, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, n2 r हो जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं। अब देखिए, ये हम इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये n1 i और ये n2 r, ये r और i का मान हम लोग क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हम i और r का मान मिटा दिए हैं, समझ रहे हैं, ठीक। तो लेकिन आप समझ गए होंगे कि i और r का मान क्या है, ठीक, यहां पर, ठीक। तो आई और आर का मान अभी हम क्या निकाले थे, देखिए एकदम आसान है, थोड़ा सा मिटा दिए हैं, गड़बड़ा गया है, ठीक। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक। यहां पर समझ गए होंगे। चलिए, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि आई और आर का मान मैंने क्या निकाला था, ठीक है। यहां पर आई बराबर कितना आया था, आई बराबर ये गामा माइनस ये अल्फा आया था, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मैंने इसको बनाया था। और ये आर बराबर क्या निकाला था, ये गामा माइनस ये बीटा आया था, समीकरण नंबर 2 में इसको बनाया था, ठीक है। यहीं पर था, अभी समझ में आ गया, यहां पर आई था, यहां पर आर था। तो देखिए, यहां पर आई अपन आर बराबर n2 अपन n1, ठीक है। ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो इतना आ गया, ठीक है। तो n1 आई का मान हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो यहां पर रख लेंगे, यहां पर हो जाएगा n1 और आई का मान कितना है, ठीक है, गामा माइनस ये अल्फा बराबर, ठीक, n2 के बाद, ठीक है, ये r का मान क्या जानते हैं हम लोग निकाले हैं, गामा माइनस ये बीटा, होता है कि नहीं। बस अब ये n1 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो जब इसमें n1 का गुणा करेंगे n1 में अल्फा का, तो n1 गामा, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, ये n1 अल्फा बराबर n2 का इसमें गुणा कर लीजिए, n2 गामा माइनस कितना हो जाएगा, ये n2 ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, यहां पर देखिए गामा है और यहां पर भी गामा है, इन दोनों को एक और करके, ठीक है, क्या कर लीजिए
इन दोनों को एक और कर लीजिए, ठीक है, ये गामा को कॉमन कर लीजिए, ठीक, तो एकदम आसान चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ के बाद ठीक हम इसको क्या कर ले रहे हैं, देखिए ये n1 गामा को उधर भेज ले रहे हैं, ठीक है, और ये जो है इसको इधर भेज ले रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो जब ये -n2 बीटा इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा n2 ये बीटा, समझ में आ गया, ये इधर माइनस में तो इधर आकर के प्लस हो गया, और है क्या इस पक्ष में ये जो बराबर है, बराबर के इधर ये है क्या -n1 अल्फा है, तो -n1 अल्फा तो जैसा का तैसा है, बराबर देखिए ये तो यहीं पर था ही, ये n2 गामा था ही, ठीक है, जब ये उधर जाएगा ये प्लस है, ये प्लस में है, प्लस n1 गामा जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ये n1 ये गामा हो जाएगा, समझ में आया। अब कुछ नहीं, बस इसको जैसा का तैसा, और हमको ये गामा को कॉमन कर लेना है, ठीक, तो जब इस गामा को हम कॉमन कर लेंगे, इधर कॉमन कर लेंगे कि नहीं, तो डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, गामा कॉमन करेंगे तो गामा उधर हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं कर ले रहा हूं, एक स्टेप कम कर ले रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर ये गामा इधर कॉमन हो गया, समझ में आ गया, ठीक, और इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3, क्या बना लीजिए समीकरण नंबर आप 3, इसको क्या कर लीजिए बना लीजिए। अब हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये देखिए ये बीटा है, ये अल्फा है और ये गामा है, इन तीनों का मान हमको इस चित्र से निकाल करके रख देना है, और रखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा अपने आप, ठीक है, तो चलिए करते हैं, ठीक। तो अब हमको पहले अल्फा बीटा गामा डायरेक्ट निकालते जाते हैं, ठीक, देखिए इधर समझिए, तो त्रिभुज में अगर मैं देखूं, देखिए त्रिभुज, ठीक है, देखिए एकदम अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं यहीं पर अभी क्लियर कर दूं एकदम, ठीक, अब देखिए यहां पर पहले मैं ही मान लेता हूं, ठीक है, देखिए मानूंगा ये, मैं अभी उसको मान करके किया भी हूं, क्या कि ये जो अवतल पृष्ठ है ये बहुत बड़ा नहीं होता, ये छोटा होता है, और ये डेरिवेशन छोटे ही मान करके किया गया है, ठीक है, तो ये अवतल पृष्ठ है, इसका द्वारक मतलब ये जगह, ये सामने वाला, ठीक है, यह क्या होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो जब बहुत छोटा होता है तो उस स्थिति में आई आर भी बड़ी छोटे होंगे, अल्फा बीटा गामा भी बड़ी छोटे होंगे, ये यम जो है इस पी ध्रुव के एकदम लगभग पास में होगा, और जब यम से जब इस पर लंब डालेंगे तो ये क्यू भी लगभग क्या होगा पी के पास होगा, समझ में आया। तो उस स्थिति में, ठीक है, यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से कहेंगे, चूंकि ठीक है यह अपवर्तक पृष्ठ का द्वारक, ठीक है, द्वारक क्या होता है बहुत छोटा होता है, अपवर्तक पृष्ठ का, ठीक है, द्वारक बहुत, ठीक है, छोटा होता है, ठीक है, अतः आप लिखेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, उसके बाद से अल्फा बीटा गामा क्या होंगे बहुत छोटे कोण, ठीक है, कोण होंगे या हैं, ठीक है, होंगे, समझ में आया, तथा ठीक है अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होंगे, तथा यह यम जो है, ठीक है, यह पी के क्या होगा पास में होगा, ठीक है, क्या होगा यह, तथा यम, ठीक है, यह पी के पास में होगा, ठीक है, और जब यम पी के पास में होगा तो ठीक है, अतः Q को P पर माना जा सकता है, जब ये यम P के पास में होगा तो ये Q भी एकदम P के पास होगा, अतः Q को P पर माना जा सकता है, ठीक है, अतः आप क्या लिखेंगे, ठीक है, ये Q को P पर माना जा सकता है, समझ में आ गया। तो जब मान लेंगे तब देखिए, ठीक, जब मान लेंगे तब, तो मानेंगे तो जब Q को P पर मानेंगे तो हमसे कोई कहेगा कि CQ किसके बराबर होगा, CQ, तो जब Q P पर है तो CQ को हम CP मान लेंगे, क्या कर लेंगे CP मान लेंगे, मतलब CQ CP के बराबर होगा, IQ किसके बराबर होगा IP के बराबर होगा, ये OQ किसके बराबर होगा, ये OP के बराबर होगा, है कि नहीं, समझ में आया, ठीक। तो जब मान लेंगे तो कितना डायरेक्ट में लिख दूं, यहां पर CQ, ठीक है, लगभग किसके बराबर भाई, ये CP के। अच्छा ही बताइए IQ किसके बराबर, लगभग बराबर, ये
ठीक है, आई पी के। नहीं समझ में आया? ओ क्यू किसके लगभग बराबर? ओ पी के। नहीं समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद से ये अल्फा बीटा गामा बहुत अगर छोटे हैं तो मान ही लिया गया है कि छोटे हैं, ठीक है। तो जब छोटे हैं तो ये बताइए कि ये जो अल्फा है, ठीक है, ये बहुत छोटा है तो इसका tan भी ले लेंगे। अगर ये रेडियन में है तो इसका tan भी ले लेंगे, tan अल्फा, ठीक है। तब भी उसका मान किसके बराबर होगा? अल्फा। तो अल्फा बराबर हम tan अल्फा नहीं लिख सकते हैं? लिख लिया। अच्छा ही बताइए कि tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं? लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। अच्छा ही बताइए लंब क्या है? ठीक है, तो अल्फा किस त्रिभुज में आ रहा है? समकोण त्रिभुज में। देखिए इधर समझिए, समकोण त्रिभुज डायरेक्ट एकदम देखिए, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ क्यू यम। देखिए समकोण त्रिभुज ओ क्यू यम, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज में ये जो अल्फा है, अल्फा, ठीक है, अल्फा, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये अल्फा हो गया। और अल्फा के सामने वाला ये लंब बनता है, ये आधार बनता है, बड़ा वाला कर्ण बनता है कि नहीं? ठीक, तो ये इसमें इस त्रिभुज में डायरेक्ट एकदम देखिए, समकोण त्रिभुज में ये इसका tan ले लेते हैं तो tan बराबर होता है लंब बटा, ये सॉरी ये भाई लंब बटा कर्ण नहीं भाई, ठीक है, tan बराबर कितना होता है? लंब बटा आधार होता है कि नहीं? तो लंब बटा यहां पर आधार होता है। ठीक, समझ में आया? थोड़ा सा भूल गया हूं, समझ रहे हैं? ठीक, तो tan बराबर कितना होता है? लंब बटा आधार। ठीक तो देखिए, तो इसमें लंब क्या है? अगर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें लंब क्या है भाई? यम क्यू लंब बनेगा और ये ओ क्यू क्या बनेगा भाई? आधार बनेगा, है कि नहीं? तो यहां पर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं लंब क्या है? यम क्यू, ये यम क्यू लंब है और आधार क्या है भाई? ओ क्यू, नहीं सॉरी, हाँ ये ओ क्यू क्या बनेगा? ये आधार बनेगा। अच्छा ये बताइए कि ये यम क्यू तो यम क्यू है ही, ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं बताइए? ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू को ओपी लिख सकते हैं कि नहीं? तो ओ क्यू को मैंने ओपी लिख दिया। समझ में आया? बराबर, ठीक है, बराबर कुछ नहीं, ये कुछ ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, या बाद में हम मान रखेंगे तो आएगा ही आंसर। ठीक है, तो इतना ही रहने दीजिए, बल्कि या नहीं आगे मान रख लीजिए। ठीक, इस ये जो ओपी है, ओपी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा देखिए, इस ओपी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ओपी के जगह पर माइनस यू, तो यहां पर माइनस यू लिख दीजिए, यहां पर यम क्यू रहने दीजिए और ये ओपी के जगह पर माइनस यू लिख लीजिए, माइनस यू, और इसको कोई समीकरण नंबर बना लीजिए, समीकरण नंबर स्मॉल ए बना लीजिए। ठीक है, ये tan अल्फा का मान आपको क्या हो गया? ये मिल गया। ठीक, उसी प्रकार आपको ये बीटा का भी मान मिल जाएगा। चलिए यहां पर बीटा का मान, चूंकि ये भी बड़ी छोटा है तो बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? tan बीटा। समझ रहे हैं? तो tan बीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब बटा आधार, इसमें लंब बीटा देखिए ये वाला कोण है, ये वाला लेंगे आई क्यू यम, ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे तो आई क्यू यम में देखिए ये बीटा, ये जो क्यू एम है, ये जो यम क्यू है, ये लंब बनेगा और ये आई क्यू क्या बनेगा? आधार बनेगा, है कि नहीं? तो ये इसको हम तुरंत, लंब कितना है? ये यम क्यू, ठीक है, यम क्यू लंब है और आधार क्या है भाई? आई क्यू है। अब बताइए कि ये यम क्यू को यम क्यू रहने दीजिए। अब बताइए आई क्यू किसके बराबर? आई क्यू आई पी के बराबर लिख सकते हैं, तो यहां पर मैंने आई पी लिख दिया। ठीक है, ये यम क्यू और नीचे आई पी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? देखिए आई पी के जगह पर माइनस भी लिख सकते हैं, तो यहां पर आप माइनस भी लिख दिए। समझ में आ गया? ठीक, तो ये हमको बीटा का मान मिल गया। ठीक है, बीटा का मान देखिए, बीटा बराबर इतना, मतलब बीटा के जगह पर एम क्यू अपन माइनस भी लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर स्मॉल बी बना लीजिए। ठीक है, स्मॉल बी। अब हमको क्या निकालना है? गामा का मान निकालना है। ठीक है, गामा का मान निकाल करके हम क्या करेंगे? हमारा ये जो समीकरण नंबर 3 है, इसी में अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। समझ में आया? तो मैं मिटा दूं कुछ। ठीक है, ठीक है, तो मिटाऊं क्या? इधर देखिए, इधर पहले निकाल ले रहा हूं फिर बता रहा हूं। ठीक, तो यहां पर बीटा का मान निकल गया। चलिए गामा बराबर देखते हैं, तो ये गामा बराबर कितना हो जाएगा?
ठीक, वही गामा बराबर ये छोटा कोण है तो गामा बराबर tan गामा हो जाएगा। tan गामा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, अब लंब बटा आधार में लंब इसमें क्या है, गामा, वही देखिए CQM, ये देखिए इस त्रिभुज में ये जो MQ है ये लंब बनेगा, ये CQ बनेगा, आधार बनेगा, है कि नहीं। तो हम इसमें ये MQ अपान CQ लिख सकते हैं। लंब है MQ और आधार क्या है, ये CQ। ठीक है, CQ है आधार। ठीक, तो ये गामा बराबर यही चलते आ रहा है। ठीक है, गामा बराबर ये MQ को MQ रहने दीजिए, CQ को क्या लिख सकते हैं बताइए, CQ को आप क्या लिख सकते हैं, CP, तो यहाँ पर CP लिख दीजिए। ये MQ को MQ रहने दीजिए, CP बताइए किसके बराबर है, देखिए CP माइनस R के बराबर है, तो यहाँ पर माइनस R आप लिख दीजिए इसको। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर आप स्मॉल c बना लीजिए, स्मॉल c। ठीक है, मतलब गामा का मान आपको मिल गया। ठीक है, गामा का मान, ठीक है, MQ अपन माइनस R। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा गामा का मान मिल गया, तो बस वही आप क्या कर लेंगे, लिखेंगे अब आगे ये अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, तो जब रख करके सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, तो चलिए रखते हैं, याद कर लेना है। ठीक है, कि भाई तो अब मिटाऊंगा मैं। ठीक है, तो आपको वही करना है भाई, ये अल्फा बीटा गामा का मान इसमें रखना है। ठीक है, इसी समीकरण में, तो आंसर आ जाएगा। तो भाई ये याद रखिए। ठीक है, देखिए अल्फा का मान, अल्फा के जगह पर क्या लिखेंगे, MQ अपान माइनस U, बीटा के जगह पर MQ अपान माइनस V, गामा के जगह पर MQ अपान माइनस R, ये रखेंगे, याद कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए नोट अगर बनाना हो तो। ठीक, चलिए फिर इसको मिटाते हैं फटाफट। ठीक, समझ में आ गया, तो इसको हम फटाफट मिटाते हैं और मिटाने के बाद तुरंत आंसर लेकर के आते हैं। समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हमको लिखना है कि भाई अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा का मान, ठीक है, का मान, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, तो जब आप रखेंगे तो समीकरण 3 यही ना है, N2, ठीक है, N2 बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया N2, बीटा का मान बताइए, बीटा का मान कितना, ठीक है, बीटा का मान कितना भाई, MQ, ये MQ अपान कितना, माइनस V, याद रखिए अभी मैं बताया था। ठीक है, माइनस, ठीक है, N1 अल्फा, यहां पर हो जाएगा N1 और अल्फा का मान कितना था, ये MQ अपान कितना, माइनस U। ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर इधर कितना भाई, ये N2 माइनस N1, ठीक है, और इनटू यहां पर ये गामा, गामा के जगह पर ये MQ अपान कितना था, ठीक है, ये माइनस R था। बस समझ में आ गया। देखिए ये जो ऊपर MQ कॉमन कर लेंगे, इधर भी एक MQ है, तो ये MQ क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो जब कट जाएंगे तो इधर क्या मिलेगा, ये N2 अपान माइनस V मिलेगा कि नहीं। इस माइनस का गुणा कर देंगे तो अच्छे से क्या हो जाएगा, माइनस N2 अपान V। ठीक है, माइनस, ठीक है, ये माइनस माइनस जब गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये N1 था, ठीक है, N1, ठीक है, N1 अपान कितना हो जाएगा, ये U हो जाएगा, बराबर उधर कितना है, ठीक है, ये माइनस माइनस सही है। ठीक है, अब इधर कितना हो जाएगा भाई, N2 माइनस ये N1, ठीक है, और ये माइनस कितना है भाई, ये R है। ठीक है, R है कि नहीं है, तो ये माइनस ये R हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी, इधर देख रहे हैं ये माइनस R, तो ये इधर ये माइनस पूरा कर देगा। इसको अच्छे से अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ये N2 माइनस N1 और अपान कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा। ठीक, अब इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से क्या करना पड़ेगा, हमको गुणा करना पड़ेगा, या माइनस कॉमन लेकर के काटना पड़ेगा। तो माइनस से दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा। तब माइनस से गुणा करने पर, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है, ये N2 ये प्लस में हो जाएगा, N2 अपान V ये माइनस में हो जाएगा, N1 अपान U बराबर कितना हो जाएगा, N2 माइनस N1 अपान कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। यही जो आपका ये फार्मूला है, ठीक है, यही
अवतल, ठीक है, खैर ये क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। मैंने आपको शुरू में ही बताया है, ठीक है, क्या बताया है भाई, कि भाई इसमें अपवर्तन में हमको वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या और n1 n2 के बीच में ये संबंध रहेगा। तो देख लीजिए यही संबंध है, मेन वाला यही क्या है भाई, आपका ये संबंध है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि ये अवतल के लिए किया गया है ना, तो ये आया है। जब उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे तो वो भी एकदम यही ही आएगा, समझ रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद से अब यह क्या है, ये क्या है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। देखिए आपको याद रखना है कि ये माध्यम 1 2 कुछ भी हो सकता है, यहां पर वायु है, ये कांच है, कोई भी हो सकता है, जल, ये जल हो सकता है, ये कांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया। लेकिन अगर ये इस रूप में अगर हमको दिया है कि पहले वाले का अपवर्तनांक n1 है, दूसरे वाले का अपवर्तनांक n2 है, ठीक है, ये n1 n2 के रूप में अगर दे दिया है तब तो सही है। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा देता है कि नहीं, ठीक है, ये इसका अलग से अपवर्तनांक और इसका अलग से अपवर्तनांक हमको नहीं देता है, बोलता है कि भाई पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक हमको दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि नोट में, ठीक है, अगर हमको दूसरे रूप में दे दे, क्या दे दे भाई, ठीक, क्या दे दे, हमको ये यन दे दे, क्या दे दे, यन, ठीक है, क्या बोले भाई, ये यन बोले, यन का क्या मतलब है, बस यन दे, और ये यन क्या हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दे, यू दे, भी दे, आर दे, तब फिर उसमें संबंध क्या होगा। तो ये यन क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यन को n2 अपान n1 लिख सकते हैं कि नहीं, n2 अपान n1। भाई n जो हमको दिया है वो क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो यही ना हमको दिया है, इसका मतलब तो भाई हमको इसको यन के रूप में निकालना है, कुछ नहीं करना है। ये जो समीकरण है, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 अब बना लीजिए और आंसर भी लिख लीजिए कि यही आंसर है। लेकिन अगर हमको दूसरे रूप में दे दे, ठीक है, क्या है ये यन, ठीक है, एक के सापेक्ष, ठीक है, 2 का अपवर्तनांक, ठीक है, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। तो ये जो समीकरण नंबर 4 है, इसी में क्या कर लीजिए, ठीक है, n1 से भाग दे दीजिए, क्या कर लीजिए, n1 से भाग दे दीजिए। तो चलिए भाग देते हैं। ठीक, तो भाग दे करके कहां पर लिखे, इसको मिटा दें, ठीक है, इसका तो काम अब खत्म हो गया है। ठीक, तो इसको मैं मिटा दिया, ठीक, एकदम यहीं पर मैं इसको बताऊंगा। ठीक, तो यहां पर लिखूंगा, ठीक है, क्या कि समीकरण 4 में n1 से भाग देने पर, ठीक, यहां पर लिख दूं, चलिए यहीं पर लिख दे रहा हूं। ठीक, समीकरण 4 में n1 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में, तो भाई वो है क्या, ठीक है, ये n2 है ना, इसमें भाग दे दिए हम n1 से, ठीक, अपान कितना है, ये भी है, देख लीजिए, ठीक, बराबर ये माइनस, ठीक, n1 है ना, n1 में भी भाग दे दिए n1 से, ठीक है, अंश में ही भाग दिया जाता है, और अपान कितना है, u बराबर, ठीक है, क्या है उधर n2 है, ठीक, तो n2 में भाग दे दिए हम किससे, n1 से, यहां पर हो गया ये n2 भाग दे दिए किससे भाई, n2 भाग दे दिए किससे, n1 से, ठीक, समझ में आ गया। फिर माइनस n2 में भाग दे दिए, n1 में भी देना है, तो कितना हो जाएगा, ये n1 में भाग दे दिए n1 से, समझ में आ गया, और अपान नीचे कितना है, ये r है, सब में n1 से भाग दे दिए कि नहीं, दोनों पक्षों में। तो ये बताइए, ये n2 अपान n1 के जगह पर क्या लिख लेंगे, यन लिख लेंगे कि नहीं, तो ये यन हो जाएगा इसके जगह पर, और नीचे कितना है, ये भी है, माइनस ये कट जाएगा, यहां पर बचेगा 1, बचेगा कि नहीं, 1 अपान ये u हो जाएगा, बराबर ये n2 अपान n1 के जगह पर आप यन लिख लेंगे, और माइनस ये n1 से n1 कट जाएगा, 1 बचेगा, और नीचे कितना होगा, ये r होगा। समझ में आया। तो ये रहा कब, ठीक है, जब हमको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दे, तब हम आप ये फार्मूलों को क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, भी प्रतिबिंब की दूरी u, वस्तु की दूरी, और r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ये आपको याद रखना है कि भाई u, v और r ये माइनस प्लस में होंगे कि किस में, मतलब कि चिन्ह के साथ रखना है। ठीक है,
बस ये सब चिन्ह के साथ रखना है, सभी को एक ही मात्रक में रखना है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में है तो मीटर, सबको एक ही में रखना है। ठीक है, इस पर फार्मूले में आपको न्यूमेरिकल क्या देगा, एकदम देखिए कितने हैं इसमें, यू भी आर, ये 3 हो गए और n/2 ये 5, 5 में से कोई आपको क्या कर देगा, 4 दे देगा, पांचवा आपसे क्या करेगा, पूछेगा, डेराइव कर कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं भाई, एकदम आसान, हम इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, एकदम आसान होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो डेरिवेशन है ये अवतल पृष्ठ के लिए है, थोड़ा बड़ा है, चूंकि बोर्ड हमारा उतना भी बड़ा नहीं है, कई बार मिटाना उटाना पड़ गया है, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को। ठीक है, अगर आप ये समझ गए हैं तो इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, ये उत्तल पृष्ठ का भी हम बताएंगे। देखिए फिर से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अगर मैं इसको बताने का प्रयास करूं तो हमको, ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज से गामा, ठीक है, गामा और अल्फा और ये आई, मतलब बड़े वाले त्रिभुज से बहिष्कोण के साथ, ठीक है, हम आई का मान और ये छोटे वाले त्रिभुज से आर का मान निकाल लेंगे। आई और आर का मान निकलेगा, उसके बाद से यहां पर स्नेल का नियम लगा देंगे। ठीक है, स्नेल का नियम लगाने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, स्नेल का नियम लगाने के बाद क्या करेंगे भाई, वहां पर आई और आर बड़ी छोटा होता है, लिखेंगे तो साइन आई की जगह पे आर और साइन आई की जगह पे आई और साइन आर की जगह पे आर लिख करके फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे और उसमें आई और आर का जो मान आएगा उसको रखेंगे, है कि नहीं भाई, समझ रहे हैं। तो फिर रखने के बाद, ठीक है, हमको अल्फा बीटा के रूप में हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही सब रखने के बाद, ठीक है, अल्फा बीटा के मान रूप में मिल जाएगा। फिर अल्फा बीटा का मान ये तीनों त्रिभुजों से, समकोण त्रिभुज से निकाल करके रख देंगे, ऐसे ही फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा है, बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। ये डेरिवेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये सबसे ज्यादा नंबर में पूछता भी है, चूंकि बड़ा भी है ना, चूंकि बड़ा बहुत है इसलिए थोड़ा ऐसा भी लगता है कि नहीं कम भी पूछ सकता है, लेकिन पूछा ज्यादा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम उत्तल पृष्ठ पर यह प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र डेराइव करेंगे और उसका भी एकदम यही फार्मूला आएगा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना है, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।